स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव नई दिल्ली पहुंच गए हैं और इस दौरान सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। माननीय नितिन गडकरी जी भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं और जितना जो आज छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और भारतमाला ये सब जो सड़कें आज दिख रही हैं सब भारत सरकार और गडकरी जी की देन है। और आगे और छत्तीसगढ़ में मतलब एनएच के क्षेत्र में भारतमाला क्षेत्र में और अच्छा काम हो, इसके लिए उनके साथ कल बैठक निश्चित हुआ है। हाँ माननीय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है, क्या कुछ समीक्षा बैठक में बातचीत की गई है, क्या जानकारी? जी आपको बता दूं कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के साथ साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और छत्तीसगढ़ से केंद्रीय राज्य मंत्री तरुण तोखन साहू भी साथ जो है नितिन गडकरी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो छत्तीसगढ़ में विस्तार हो रहा है तो उसकी समीक्षा जो है करने के लिए नितिन गडकरी के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय मार्ग जो रायपुर से विशाखापट्टनम की सड़क बन रही है नेशनल हाईवे, उसको लेकर भी चर्चा हुई, जिसको सीएम विष्णुदेव साय ने उनको अवगत कराया कि 4 माह के लगभग हो गया है और आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया है। और उन्होंने नितिन गडकरी को यह विश्वास दिलाया कि केंद्र की जो भी योजनाएं हैं सब समय से छत्तीसगढ़ में पूरा होगी, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सीएम साय लगातार जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है प्रदेश का, लगातार जो है केंद्र सरकार के अन्य मंत्री है, चाहे वो जो भी मंत्री रहे हो, प्रदेश के लिए लगातार बातचीत करते आए हैं और कुछ न कुछ परियोजनाएं प्रदेश में लेकर कह सकते हैं कि वो जाते रहे ताकि लोगों को सुविधा मिले। इस बार राजमार्ग को लेकर भी जो है समीक्षा बैठक की गई है, क्या कुछ खास मिल सकता है प्रदेश को? जी आपको बता दूं कि जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित रूप से केंद्र की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ को काफी कुछ केंद्र से अभी मिला है। जैसे बात कर ले रेलवे परियोजना की, तो काफी हजारों करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना फ्री सौगात छत्तीसगढ़ को मिला। साथ ही साथ ई बस की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई। तो इस ऐसी लेके राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो नेशनल हाईवे सड़क का जो सड़क से क्या होता है कि प्रदेश का विकास होता है। जब सड़कें बनेंगी तो व्यवसाय का रास्ता खुलता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो ये सौगातें केंद्र सरकार से मिल रही है वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक अच्छी परियोजना भी साबित हो रही है। और बस्तर में भी काफी सड़कों का जाल बिछ रहा है, जिससे बस्तर में नक्सलवाद धीरे धीरे खात्मे की ओर जा रहा है। तो इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णुदेव साय सरकार जो केंद्र की योजनाएं ला रही है उससे छत्तीसगढ़ में विकास का रास्ता खुल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की विशेष आम सभा की बैठक हुई। रिटर्निंग ऑफिसर अशोक कुमार अग्रवाल ने सीएम साय के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया और इसी तरह मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल सहित कुल 10 लोग छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए। रिटर्निंग ऑफिसर अशोक कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को अध्यक्ष चुने जाने का प्रमाण पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल को आगे ले जाने के लिए हम सभी टीम की तरह काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है।
आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का बड़ा महत्वपूर्ण और गरिमामयी कार्यक्रम था और पिछले दिनों छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में श्री दिग्विजय जी पधारे थे और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव के श्री अशोक अग्रवाल जी थे और उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक इस चुनाव को संपन्न कराया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को, उनके पदाधिकारियों को, उनके सभी सदस्यों को कि सबने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। इसके लिए मैं पूरे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे जो एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं, सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ को स्वस्थ बनाने और युवाओं को नशे से मुक्त कराने रायपुर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित भी किए गए। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर बलौदाबाजार हिंसा कवर्धा कांड में न्याय को लेकर न्याय यात्रा के माध्यम से सड़क पर उतरी है। न्याय यात्रा का चौथा दिन है। एक तरफ कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों को प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को बैकफुट पर लाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर बिलासपुर के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का न्याय यात्रा को लेकर विवादित बयान सामने आया। तोखन साहू का बयान आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी 5 साल तक प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किए हैं। भूपेश बघेल बताएं, ईश्वर साहू क्या घटना हुआ तो क्या कलेक्टर स्किल को हटाए थे? जब उनके बंगले के सामने एक दिव्यांग व्यक्ति ने आग लगाया था तो क्या कलेक्टर स्किल पर कार्रवाई हुआ था? ये कांग्रेस की पाप यात्रा है। 5 साल तक इस प्रदेश को उन्होंने अन्याय किया, ये उसकी यात्रा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने पद को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। ये हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस का समाया हो गया, चाहे हरियाणा हो चाहे झारखंड हो, अब कांग्रेस ढूंढने में नहीं मिलेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा का चौथा दिन है और अब सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर चुके हैं। बताते चले 2 अक्टूबर तक यह न्याय यात्रा चलेगी और ये तस्वीरें और इसी खबर पर हमारे साथ अभय नारायण राय, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से हम देखिए, अब न्याय यात्रा का चौथा दिन है, कार्यकर्ता अभी भी सड़कों पर है। क्या मांग है लगातार सरकार से अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की? सरकार में जनता के साथ अन्याय हो रहा है। कवर्धा का लोहारेडी का कांड हो, जहाँ 2 दिन के अंदर 3 मौतें होती हैं जी। एक आत्महत्या होती है, एक जला के मारा जाता है और एक पुलिस प्रताड़ना में मारा जाता है। बलौदा बाजार में जिस तरह कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय फूंक दिए जाते हैं और उसके बाद अपना दोष छिपाने के लिए निर्दोष लोगों को जेल में डाला जाता है। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को जेल में डाला जाता है, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के जेल में डाला जाता है, सतनामी समाज के लोगों को जेल में डाला जाता है। सुकमा में अंधविश्वास के नाम पे कांस्टेबल के परिवार की हत्या हो जाती है। बलौदा बाजार में टोनी प्रताड़ना के नाम पे हत्या होती है। तो इस अन्याय को कब तक सहेंगे? तो इसके लिए न्याय मांगने के लिए गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और हमारे सभी बड़े नेता पद यात्रा कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्याय संविधान से, न्याय लोकतंत्र से और न्याय सरकार से तो उम्मीद है नहीं,
हम उम्मीद करते हैं कि जो कानून व्यवस्था देखने के लिए कोर्ट बनी है, अन्य संवैधानिक संस्थाएं बनी है, वो इसको संज्ञान में ले और लगातार जिस रास्ते से जा रहे हैं, हाँ। गांव के लोग आते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं कि 8 महीने की सरकार में उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। लेकिन अभय जी, इसको बलौदा लेकर- बाजार हिंसा का जिक्र आपने किया, वहां भी कांग्रेस के कई नेता उसमें शामिल रहे, विधायक शामिल रहे। देखिए, सरकार के कहने से कोई शामिल नहीं माना जाएगा। हाँ। जब कोर्ट तय करेगा और कोर्ट सिद्ध कर देगा कि शामिल थे, तब माना जाएगा। आज तो सरकार तय कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भीड़ इकट्ठा किए, तो क्या वो भारतीय जनता अरेस्ट को पार्टी के लोग जिन लोगों बिना ने- सबूतों के आधार पर ही उन्हें अरेस्ट किया गया है? सबूत पुलिस ने बनाए हैं षड्यंत्र करके। यही तो अन्याय है जिसके खिलाफ हम निकले हैं कि सरकार सबूत बना रही है, पटकथा लिखी जा रही है, भाजपा कार्यालय में पटकथा लिखी जाती है और पुलिस उस पर काम करती है। लेकिन उनके ऊपर यह भी आरोप है कि कई दफा पुलिस उनके यहाँ पहुंची, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे पूछताछ में, और आखिरी समय में आकर जो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि पूरी तरह से वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और मीडिया जगत ने भी देखा है हाँ। कि देवेंद्र यादव डीजीपी से मिलने गए थे। देवेंद्र यादव वहाँ के एसपी से मिले थे। जब वो घर में नहीं रहेंगे और आप जाएंगे और फिर आप आरोप लगाएंगे, तो कानून तो अपना काम करे, लेकिन कानून के साथ जो पीछे षड्यंत्र किया जा रहा है, गलत चीजों को सबूत बना के पेश किया जा रहा है, उसके लिए हम न्याय मांग रहे हैं। न्याय कोर्ट करेगा, हमको संविधान पे भरोसा है। लेकिन अभी जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में इतनी सारी चीजें, घटनाएं जो है हो रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या नहीं हो रहा था ये सब? देखिए, 5 साल की सरकार ने जो काम किए, योजनाएं चलाई, हाँ। और कांग्रेस ने जनता के लिए काम किया। जनता ने फैसला दिया, हमको जनता का फैसला स्वीकार हो गया। जिन 5 साल की बात करके ये सत्ता में आए, आज क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे कि कांग्रेस में खराब है, आज क्या है? हम तो 8 महीने की बात कर रहे हैं। 5 साल का फिर हम बात करेंगे। देखिए, तो अब सरकार जिसकी भी हो, रोटी तो अपनी ही सेकती है। जनता का कितना फायदा होता है ये जनता को भी अच्छे से पता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी, धन्यवाद। और वही बलौदा बाजार से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। हालांकि यात्रा की शुरुआत से ही कांग्रेस में अंतर्कलह साफ नजर आ रही है। रविवार को कांग्रेस की न्याय यात्रा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए, जिसके पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे का पोस्टर फाड़ने लगे। मंच पर पूर्व विधायक शकुंतला साहू का पोस्टर लगा हुआ था, जिसे विधायक संदीप साहू के समर्थकों ने हटा दिया। वहीं न्याय यात्रा की शुरुआत से ही कांग्रेस में आपसी रार की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और बीजापुर के पोटा केबिन में नाबालिग आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में राजनीतिक रंग अब लिया जा रहा है। कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। बीजापुर जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम को समिति का संयोजक बनाया गया है। कांग्रेस जांच समिति आज घटना स्थल दुगुईगुड़ा पहुंचकर मामले की जांच करेगी, फिर रिपोर्ट कांग्रेस प्रदेश कार्यालय को सौंपेगी। दरअसल शनिवार को दुगुईगुड़ा के आवासीय विद्यालय में पहली कक्षा में पढ़ने वाले आदिवासी छात्र राजेश पुनेम की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात वीआईपी रोड समेत शहर के अलग अलग इलाकों में मौजूद कई कैफे और रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुद सादी ड्रेस में टीम के साथ 1 बजे ग्राहक बनकर पहुंचे थे और इस दौरान निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कैफे और रेस्टोरेंट के संचालन ऑर्डर पर शराब सर्व करने पर मैनेजरों और रेस्टोरेंट मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। साथ ही अवैध रूप से शराब रखने पर आरोपियों के खिलाफ कोटपा एक्ट और धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। और खबरदार हिंसा मामले में साहू समाज का खुलासा। लोहारी डी घटना को लेकर साहू समाज ने लगाया आरोप। शासन प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस की मार से हुई प्रशांत साहू की मौत, तो
तो साहू समाज ने ये आरोप लगाया है पुलिस अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा। मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोहाराडीह घटना को लेकर टहल सिंह साहू से इंडिया वॉइस की खास बातचीत। कवर्धा से ये जानकारी और शासन प्रशासन के ऊपर ये गंभीर आरोप साहू समाज ने लगाए हैं। मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है और साहू समाज का कहना है कि पुलिस की मार से ही प्रशांत साहू की मौत हुई। के कवर्धा में लोहाराडीह गांव में एक घटना घटी है साहू समाज को लेकर, जिसमें 3 लोगों की हत्याएं हुई। इसी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चरम पर हो रही है। इसी बात को लेकर छत्तीसगढ़ साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू जी जो अपनी कमेटी बनाकर लोहाराडीह गांव गए। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ की सच्चाई क्या है और प्रशासन से कितनी तरह से संतुष्ट है। आइए हम टहल सिंह जी से इस बारे में चर्चा करें। सर, इंडिया वॉइस की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप गए वहाँ पर लोहाराडीह गांव वो पूरी तरह से जल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। लोहाराडीह गांव भी जल रहा है, इसके साथ छत्तीसगढ़ में तनाव आ गया है। मैं छत्तीसगढ़ के तनाव में शांति रहे, इस गाँव में भी शांति बहाल के लिए हमने कैंप लगाए हैं और कैंप में पूरे साहू समाज के खर्च कर रहे हैं और किसी को भोजन ना बने तो उस कैंप में आके खाएं, ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है ताकि उस छोटे छोटे बच्चों के मन में जो पीड़ा है, जो द्वेष पैदा हो रहा है, उस द्वेष को हम पहले रोकने का काम कर रहे हैं। और रही बात घटना की, तो वहाँ रघुनाथ का जलना और उसको सामूहिक रूप से जला देना बहुत निंदनीय और निंदनीय कार्य है। उसके जितने अपराधी होंगे वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको। मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए कि अपराध है तो चाहे कोई हो, अपराधी बचना नहीं चाहिए। उसी संदर्भ में और सीधा चलते हैं हरियाणा के मुआना, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। इसके साथ साथ देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो पहले देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुए, चाहे वो जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, अन्न योजना हो, किसान सम्मान निधि से हर एक किसान भाई को सम्मान देने का काम हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं सामने। लखपति दीदी योजना, शौचालय बना, घर घर शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया हो। एक समय था कि पूरे हरियाणा की, जब मैं भी छोटा था, मैं भी पढ़ता था, सुनता था, पूरे हरियाणा की ऐसी छवि बन गई थी कि भ्रूण हत्या होती है, बेटियों का विरोध करने वाले राज्य के रूप में हरियाणा की एक पहचान बन गई थी भाइयों बहनों। लेकिन पिछले 10 सालों में इस पहचान से बाहर निकालने का काम, इस छवि को बदलने का काम हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे लाने के रूप में हो रही है और आज जो रेशियो है 900 के आसपास पहुंच गया है। एक समय रेशियो कहां पहुंच गया था आप सबको पता है भाइयों बहनों। जहां ये चुनाव चल रहा है, महाभारत का समर भी यही हुआ था, धर्म और अधर्म का युद्ध भी इसी हरियाणा की धरती में हुआ था, इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। और यह भी एक धर्म युद्ध है। एक और भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके सारथी सहयोगी यहाँ के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी हैं, हमारे दादा रामकुमार गौतम जी भी यहाँ पर गांधी और धनुष लेकर आप सबके बीच में आए हुए हैं। आपको धर्म के साथ खड़ा होना है कि ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना है जो हरियाणा को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलना चाहते हैं, जातिवाद और परिवारवाद के दलदल में फंसाना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी दादा रामकुमार जी यहां से बोल रहे थे
कि किस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था। भाइयों बहनों, हमको भूलना नहीं चाहिए कि 2014 से पहले गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिलती थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। नौकरी मिलती थी जो पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाता था, जो रिश्वत देता था, जो काबिल नहीं होता था। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल के अंदर 1.5 लाख नौकरियां दी गई है। एक भी नौकरी में कहीं पर ये मामला नहीं आया कि भाई भतीजावाद हुआ है, पैसा लेकर नौकरी दी गई है या कोई पेपर आउट किया गया है, नकल कराई गई है। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। योग्य और प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी देने का काम बिना पर्ची और खर्ची के किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, भाजपा ने ये सारे सिस्टम को खत्म करते हुए पारदर्शिता को अपनाया है। और अभी दादा कह रहे थे, दादा मैं कल भी चुनाव में था, मैं हरियाणा के अनेक स्थानों पर गया। आप बैठे रहिए। तो सीएम धामी को अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते खबरों की ओर, बीजापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान तेज करते हुए 3 माओवादी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पकड़े गए संदिग्धों के कब्जे से विस्फोटक सामग्री, टिफिन बम, सेफ्टी फ्यूज और नक्सल संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री बरामद हुई है। पकड़े गए माओवादियों को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर लेकर न्यायालय में भी पेश कर दिया। तो नक्सल विरोधी अभियान तेज और पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई बीजापुर में, और इस कार्रवाई में 3 माओवादी गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ उनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री और कई बॉम्ब भी बरामद किए गए हैं। तो नक्सल विरोधी अभियान काफी तेज है प्रदेश में, और सीधा चलते हैं जहां राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा लाइव हैं। है कि कहीं घी गना तो कहीं मुट्ठी चना। यह कहावत मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां जिसको आवश्यकता होती है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती है। एक तरफ हम आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, तो दूसरे लोग जो जिनको आवश्यकता है उनको भी हम रोजगार देने का, आजीविका देने का काम करते हैं। आप सभी ने अपने प्रयासों में पिछली सदी को आकार दिया, और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कर्मठता के लिए एक नई सुबह आई है। मुझे पूरा विश्वास यह भी है कि आज मैं आपके सामने एक नए राजस्थान के विजन के साथ कुछ बातें साझा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। एक ऐसे राज्य की नई उम्मीद के लिए जो नवाचार के अवसर और विकास से प्रेरित होकर भविष्य का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के नए दौर में ले जाने वाली है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर मीट और रोड शो जैसी पहल की गई है, तथा इस समिट की पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, और आप सभी के प्रयास से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हेतु एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। इससे न केवल हमारे राज्य में विकास को नई ऊंचाई मिलेगी, बल्कि हजारों रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि आज
दिल्ली में आयोजित हो रही इन्वेस्टमेंट मीट में मुंबई से भी ज्यादा राशि के एमओयू होने वाले हैं, हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। जो राजस्थान में निवेश के लिए बन रहे सकारात्मक माहौल को दर्शाता है। यही नहीं, मुझे और भी पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अगले 5 वर्ष में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को करने में सक्षम होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन अभी आप लाइव सुन रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।